हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पे। ओके, तो इसके पहले की 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी ली जा चुकी है। जिसने भी अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है जा करके देखिए, क्योंकि डेली ही आपको 15 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि कम्प्लीटली बेस्ड होते हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन पे। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपके हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के आप वीडियो को पॉज करके अपने से प्रैक्टिस किया करिए कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो पा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ इसकी क्विज और काफ़ी कुछ अवेलेबल करा दिया जाता है। ठीक है, और मैथ्स की जो हैंड रिटन नोट है इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। तो जिसने भी अभी तक नहीं परचेज़ किया जाकर के परचेज़ करिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इसमें आपको A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स, उसके साथ साथ बेसिक लेवल और ट्रिकी लेवल सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। यदि P7 13 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे आपको संख्या दी गई है P7 13 और बोला गया है कि ये संख्या 11 से विभाजित है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान ज्ञात करिए। तो 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो 11 से विभाजिता का नियम ये होता है कि इवन और इवन का समीशन और ऑड का समीशन करके उन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकाल लेना होता है। यानी कि P और 1 का हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, उसके बाद फिर 7 और 3 को ऐड कर देंगे और दोनों के बीच में फिर डिफरेंस निकाल लेंगे। तो देखिए 7 और 3 को ऐड करिए, कितना आएगा, 10 आएगा। ओके, और फिर P और 1 को ऐड करिए तो कितना आएगा, P+1 आ जाएगा। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस क्या आना चाहिए, तो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। मान लीजिए आपको P की वैल्यू निकालनी है, इसलिए डिफरेंस को हमने मान लिया 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 - P और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस लग जाएगा तो ये हो जाएगा -1। गॉट माई पॉइंट। 10 - P -1 हो गया। अब 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचा 9 - P विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी P की वैल्यू कितनी आ गई, तो P की वैल्यू आ गई 9। यानी कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या P का मान होगा वो होगा 9। करेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए आपको क्या दिया है, गणना कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए हैं, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि क्या आंसर करेक्ट होगा। क्या नंबर दिया है, देखिए 26064 डिवाइडेड बाई 543 और डिवाइडेड बाई 8 दिया है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 26064 और क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 543। तो यानी कि ये है डिवाइडेड बाई 543। उसके बाद फिर से क्या लगा है, फिर से आपका डिवाइडेड बाई 8 लगा है। तो देखिए जब भी डिवाइडेड बाई उसके बाद डिवाइडेड बाई लगा है तो आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है 1/8 से। यानी कि ये जो नंबर है इसी को यहाँ पे आपको 1/8 करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, इसको इससे कैंसिल करिए, फिर उसके बाद इससे कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। 26064 लिखा है, उसके बाद क्या है, डिवाइडेड बाई 543 है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हो 1/543 और फिर डिवाइडेड बाई 8 है तो इसको आप लोग लिख लो 1/8। बस आप लोग इसको कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आपको क्या दिया है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है तथा उनका मासा 35 है, तो संख्याओं का लासा ज्ञात करिए। तो देखिए जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हो और आपको मासा दिया हो तो आपको तुरंत उससे संख्या निकाल लेनी है। ठीक है, तो मासा आपको दिया गया है 35, तो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, पहली संख्या हो जाएगी 2 गुणे में 35। यानी कि संख्याओं के अनुपात में आपको मासा से गुणा कर देना है तो आपका संख्या निकल जाती है। तो यहाँ पे पहली संख्या आ गई कितनी, 2 गुणे में 35 यानी कि 70 आ गई। ठीक है, दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 3 गुणे में 35। 3 गुणे में 35 कितना होगा बताइए, तो ये हो जाएगा 105। ओके, फिर उसके बाद तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी 5 गुणे में 35। क्या हो जाएगी, 5 गुणे में 35। 5 गुणे में 35 करिए कितना होगा, 55 25 2 5 3 15 और 2 17, तो 175 ये हो जाएगा तीसरी संख्या। तो अब आपको क्या करना है, संख्याओं का लासा निकालना है। ठीक है,
तो देखिए आपको क्वेश्चन किस में दिया था, 3 संख्याओं के अनुपात में दिया था और उसका मासा बताया था। तो आप जब संख्याओं के अनुपात में मासा से गुणा कर लोगे तो आपकी संख्या निकल आएगी। बस अब आपकी संख्या निकल गई, आपको क्या करना है, इसका लासा निकाल लेना है। किसका लासा निकालेंगे आप लोग, 70, 105 और 175 का। तो आइए लासा निकाल लेते हैं इसका। देखिए संख्या क्या क्या आई थी, 70 आई थी। इसको आप लोग फैक्टर कर लो, क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 7। 35 का फैक्टर क्या होगा, 5 × 7 होगा, उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 70। उसी तरह से 105 आया था, ठीक है। तो 105 का फैक्टर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे में 5 गुणे में 7। ओके, फिर उसके बाद आया था 175। इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका फैक्टर होगा 5 × 5 × 7, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू में 7। तो देखिए किसी भी संख्याओं का अगर लासा निकालना होता है तो जितनी संख्याएं यूज़ हुई उन सबको लिखते हैं और उस पर सबसे बड़ी घात लगाते हैं, ठीक है। तो 2, 3, 5 और 7 ये संख्याएं इस्तेमाल हुई हैं और सबसे बड़ी घात तो देखिए सब में एक ही है, 5 पे 2 घात है तो हमको 5 पे 2 घात लगानी है। ओके, तो आइए देखिए लासा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा 2 × 3 × 5 गुणे में 7। जितनी संख्या यूज़ हुई उसको हमने लिख लिया, बाकी सारी संख्याओं पे घात 1 थी सिवाय 5 पे घात 2 के, ठीक है। तो 5 को आप लोग 2 घात लगा दो। अब 2 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 गुणे में 25 गुणे में 7, ठीक है। तो 6 × 25 × 7 आप लोग करोगे तो आपका आ जाएगा 1050, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 संख्याओं का अनुपात अगर 2:3:5 है और उनका मासा 35 है तो इनका जो लासा होगा वो होगा 1050। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रिया ने 3 बोतलें 250 रुपये प्रत्येक के हिसाब से खरीदी। उसने एक बोतल को 10% की हानि पर बेचा और पूरे सौदे में अगर 16% का लाभ कमाने के लिए शेष बोतलों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसने 3 बोतल खरीदी और 250 रुपये प्रत्येक के हिसाब से, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, तो ये 750 रुपये। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए क्या बोला है कि उसने एक बोतल को 10% की हानि पर बेच दिया। एक बोतल को 10% हानि पे, यानी कि 250 की एक बोतल थी और 10% की हानि पे, यानी कि 100 में से आप 10% को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 90%, ठीक है। तो 250 का आप निकाल लो 90%, तो उसने कितने में बेचा, उसने बेचा है 225 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। 250 रुपये की बोतल को उसने 10% की हानि पे बेचा तो उसको 225 रुपये प्राप्त हुए। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि पूरे सौदे में 16% का लाभ कमाने के लिए शेष बोतल को कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए। पूरे सौदे पर यानी कि 750 रुपये पर कितना का लाभ, 16% का लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, 750 का निकालना होगा 16% के लाभ पर, यानी कि इसका निकालोगे आप लोग 116%, ठीक है। तो 750 का निकाल लीजिए 116%, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 870 रुपये। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो 870 रुपये क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है विक्रय मूल्य। और इसमें से इसने क्या किया है, तो 225 की ऑलरेडी इसको हानि हो चुकी है एक बोतल पे, तो इतना आप लोग इसमें से निकाल दो, तो कितना बचेगा, 645 रुपये बच जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए 10% की हानि पर उसने बेचा था तो उसने 225 रुपये में बेचा था और आपको बोला है कि 16% का लाभ लेने के लिए पूरे सौदे में, ठीक है, पूरे सौदे में 16% का लाभ लेने के लिए शेष बोतलों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे, पूरा सौदा 750 रुपये का था, उसमें उसे 116 का लाभ चाहिए, यानी कि 870 में बेचना चाहिए उसे, पर उसने ऑलरेडी एक बोतल को 225 में बेच दिया है, तो इसको तो आप माइनस करोगे ना। अब आपका कितना रुपये आ रहा है, तो ये आ रहा है 645 रुपये, ठीक है। कितना आ रहा है, तो 645 रुपये आ रहा है। कितने बोतल में, तो 2 बोतल में। एक बोतल उसने बेच दी, अब उसे 2 बोतल में कुल मिलाकर के लाभ अच्छा सा कमाना है जिससे कि वो 16% के लाभ पर रहे। तो 645 आ गया 2 बोतल का विक्रय मूल्य और 2 बोतलों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 250 की एक थी, 2 से आप गुणा कर दोगे तो 2 बोतलों का क्रय मूल्य जो है वो हो जाएगा 500 रुपये। यहाँ तक समझ में आया। बस अब आपको निकाल लेना है लाभ प्रतिशत। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए 2 बोतलों का जो क्रय मूल्य आया वो आया 500 और विक्रय मूल्य आया वो आया 645। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर लीजिए। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे कितना आएगा, 145 आएगा। बटे में क्या करना है, बटे में रखना है क्रय मूल्य को और गुणे कर देना है 100 से, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 9 45,
यानी कि 29% क्या होगा, उसको लाभ पर बेचना होगा। ठीक है, तो 16% का लाभ कमाने के लिए शेष बोतलों को उसे 29% के लाभ पे बेचना होगा। यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में जाने से पहले देखिए, आपको एक बार चार्ट दिया गया है। यहाँ पे इतिहास और भूगोल में 4 छात्र हैं, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स के प्रतिशत अंक को दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार्ट दिया गया है, ये छात्र हो गए यू, वी, डब्ल्यू और एक्स, और इसमें किसके, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, यानी कि इतिहास और भूगोल के। ठीक है, ये वाला जो ब्लैक से है ये हिस्ट्री का, और जो लाइट से है वो है ज्योग्राफी का। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर करना होगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि भूगोल और इतिहास में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत में क्या अंतर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। आपको क्या करना है, भूगोल के सभी नंबर को जोड़ लेना है और इतिहास के सभी नंबर को जोड़ लेना है। और कितने विद्यार्थी हैं, तो 4 विद्यार्थी हैं, तो सभी के 100 अंक होंगे। आपको 100 क्या करना है, 400 से डिवाइड करके और 100 से गुणा कर देना है। तो आपका क्या निकल आएगा, परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, परसेंटेज निकालने आता है। नीचे क्या होता है, कुल अंक होता है, ऊपर क्या होता है, प्राप्तांक होता है। ठीक है, प्राप्तांक अपॉन में पूर्णांक और गुणे में 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल आएगा। आइए निकाल लेते हैं भूगोल और इतिहास का कुल प्रतिशत। तो देखिए ये है भूगोल का, तो भूगोल के सभी नंबर को जोड़ लीजिए, 80, 87, 70 और 75। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा 312। बट्टे में क्या करना है, कुल पूर्णांक 400, और गुणे क्या कर देना है, तो गुणे कर देना है 100 से। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 78 बार में। तो यहाँ पे आ गया 78% किसका, तो 78% आ गया भूगोल का। ठीक है, इसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं इतिहास का। ऐड कर लेते हैं 75, 63, 80 और 72। ओके, तो इन सभी नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 290। सेम वही काम करिए, पूर्णांक यानी कि 400 से गुणा डिवाइड करके और 100 से गुणा कर लीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लोग इससे भाग दोगे तो आपका आएगा 72.5। ओके, तो इतिहास में कितना आ रहा है, 72.5, और भूगोल में कितना आया था, तो 78%। बस आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। तो 78% ये आया था भूगोल में, और इतिहास में कितना आया है, तो इतिहास में आया है 72.5। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5.5। ओके, कितना आ जाएगा, तो 5.5% आ जाएगा। और आपके ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं करेक्ट दिया गया था। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का आपका क्वेश्चन है जिसमें कि आंसर कोई भी करेक्ट नहीं दिया था। तो इसका आंसर आप लोग मान लो कि डी करेक्ट होगा, 5.5 आपको लगा देना है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इसी से रिलेटेड है। दोनों विषयों में सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक किसके हैं। दोनों विषयों में यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को मिला लेंगे तो सबसे अधिक संयुक्त अंक जो हैं वो किसके प्रतिशत अंक हैं। ठीक है, तो आइए इसका भी निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों विषयों को मिला के यानी कि यू का हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को मिला लीजिए। कितना आ जाएगा, तो यह आएगा 155 नंबर। इसी तरह से वी का मिलाइए, 63 + 87, तो इनका आ जाएगा कितना, 150। उसके बाद 80 + 70 करेंगे तो ये भी आएगा 150। और उसके बाद यहाँ पे करेंगे एक्स का 72 और 75, तो इसका आ जाएगा 147। ठीक है, तो दोनों विषयों में मिला करके जो संयुक्त प्रतिशत अंक आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं यू के, जो कि हैं 155। कितने हैं, तो 155 है। आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, देखिए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यू के जो संयुक्त अंक के प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि सभी छात्रों के द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत क्या है। तो यानी कि आपको क्या करना है, सभी छात्रों के द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं इसको भी हम लोग। तो देखिए इतिहास के नंबर क्या क्या हैं सभी के, 75 हैं, 63 हैं, और क्या है उसके बाद 80 है और 72 है। तो इन सबको अभी आपने ऐड किया था, कितना आया था, 290 आया था। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए जितने नंबर है उससे आपको क्या करना है, भाग दे देने हैं। तो 1, 2, 3 और 4 हैं, तो आपको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। तो इसको 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 72.5। कितना आ जाएगा, तो 72.5%, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आपका क्या आंसर करेक्ट है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सभी छात्रों के द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंकों का जो औसत है वो है 72.5%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या है। एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो कितना काम बाकी रह गया। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्या बोला गया है कि एस और टी मिल करके एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक काम किया और उसके बाद काम को छोड़ दिया, तो कितना काम बाकी रह गया ये आपको निकालना है। इसे करना है, एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बोला गया है कि एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो आप निकाल लो एक दिन का कार्य कितना है। तो एक दिन का उनका कार्य आ जाएगा 1/50। यहाँ तक क्लियर हुआ। उनका एक दिन का जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है 1/50। अब बोला जा रहा है कि उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया, तो 20 दिनों तक आप लोग निकाल लो। 20 गुणे में कितना आ जाएगा 1/50। जब देखिए एक दिन का कार्य कितना है 1/50 है, तो 20 दिन का कार्य कितना होगा 20 गुणे में 1/50। इसको 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, तो 20 दिन का कार्य हो जाएगा 2/5। अब क्या बोला गया है कि 20 दिन तक एक साथ काम किया और उसके बाद कार्य को छोड़ दिया, तो कितना काम बाकी रह गया, यानी कि 2/5 वर्क कंप्लीट हुआ है और कितना कार्य बाकी रह गया ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, 1 - 2/5 कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 को हमने ले लिया एलसीएम में, ये 5 ऊपर गया, 5 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5 और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 20 दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया, तो 2/5 कार्य पूर्ण किया और कितना काम बाकी रह गए, तो आपको 1 में से माइनस कर देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी कि 3/5 काम जो है वो बाकी रह जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या है। एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा छिद्र टैंक को 5 मिनट में खाली कर सकता है, और अगर रिसाव जो है वो एक निश्चित दर में हो रहा है, तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आपको सिंपल से ये करना है कि पहले के द्वारा कितने मिनट में हो रहा है 3 मिनट में, दूसरे के द्वारा कितने मिनट में हो रहा है, तो ये हो रहा है 5 मिनट में। इन दोनों का आप लोग ले लीजिए एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से 15 को विभाजित करिए तो 5 बार में जाएगा, और 5 से 15 को विभाजित करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो इन दोनों को आप लोग ऐड कर लो, 5 और 3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है 15। बस अब आपको क्या करना है, 15 को डिवाइड कर देना है 8 से और आपका आंसर आ गया। डिवाइडेड बाय 8 है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 सही में 7/8। कितना आ जाएगा 1 सही 7/8। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट हो गई है, जिसकी वजह से ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आप लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपका आंसर क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1 सही 7/8। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए एक लॉटरी जीता और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। अगर वह 6,000 रुपये, जो कि 1/ उसका 6वां भाग है, दान कर देता है, तो लॉटरी कितने रुपए की थी। क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए आपको क्या निकालना है, लॉटरी कितने रुपए की थी, यानी कि आपको निकालना है कि लॉटरी का प्राइस क्या था। तो इसको हम लोग मान लेते हैं लॉटरी का जो प्राइस है एक्स था। अब उसको क्या मिल रही है कि ए ने एक लॉटरी जीता और उसका 1/3 भाग उसको प्राप्त हुआ, जिसमें से कि उसने 1/6 भाग को दान कर दिया, और इसका प्राइस आपको दिया हुआ है 6,000 के बराबर। बस देखिए आपका आंसर आ गया। आपने माना था ना लॉटरी कितने रुपए की, एक्स रुपए की। बस आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आपका एक्स का मान निकल आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6,000 गुणे में 18। ओके, 18 कैसे आ रहा है, तो ये देखिए 6 त्रिक 18 है, ये इधर जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। तो 18 गुणे हम लोग 6,000 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यानी कि 1,08,000 की लॉटरी थी। ओके, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या है। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। वह आधे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति को 2 गुना कर देता है, और अगर आपसे बोला गया है कि वह कुल मिलाकर के 5 घंटे तक चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसकी जो चाल है वो बदल रही है। आधे रास्ते तक वह गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसके बाद आधे रास्ते में पहुंचने के बाद उसने अपनी चाल को दुगना कर लिया, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया। ठीक है, तो आपको निकालना है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी।
देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, कुल समय जो है वो 5 घंटे का लेता है, यानी कि इतनी दूरी और इतनी दूरी जाने में कुल उसको समय लगेंगे 5 घंटे का। तो हम क्यों ना दोनों का समय निकाल के दोनों को जोड़ लें। यहाँ पे आपको चाल दिया गया है, दूरी को हम मान लेते हैं कि दूरी कितनी है, दूरी को हमने मान लिया x है, ठीक है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी को हमने क्या मान लिया, x है। अब आधी दूरी यानी कि x/2 को वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। उसके बाद जो बची गई आधी दूरी है यानी कि x/2 उसको वो दुगनी चाल से यानी कि 3 का दुगना 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। और वह कितनी देर में पहुंचता है, तो 5 घंटे में पहुंचता है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, दूरी बटे में चाल कर लिया तो ये भी समय आ गया, और दूरी बटे में चाल कर लिया ये भी समय आ गया, और दोनों के समय को हमने ऐड कर दिया तो आ गया 5 घंटे के बराबर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अब बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो x/2 × 3 था यानी कि x/6 प्लस कितना था, x/2 × 6 यानी कि x/12, और बराबर कितने के था, तो बराबर था 5 के। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 12। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको देख लीजिए क्या आएगा, ये ऊपर आ जाएगा 2x और ऊपर इधर क्या रहेगा, तो इधर रहेगा x विच इज़ इक्वल्स टू 5 के। 2x + x कितना हो गया, तो ये हो गया 3x के बराबर। 3x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 12 × 5 = 60 यानी कि 60 के बराबर आ गया 3x। अब यहाँ से आप लोग निकाल लो x की वैल्यू, तो 3x इज इक्वल्स टू 60 आ गया, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 60/3 यानी कि x का मान कितना आ गया, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो उसके द्वारा तय की गई जो कुल दूरी है वो है 20 किलोमीटर के बराबर, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया है, 5,000 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको डिफरेंस निकालने को बोलेगा तो आपको ऐसे नहीं करना है कि 3 वर्ष का हमने साधारण ब्याज निकाल लिया, फिर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, उसके बाद फिर निकालने चले डिफरेंस। तो इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, जब भी डिफरेंस पूछेगा तो आपको डिफरेंस निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या है, 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए अंतर का फॉर्मूला अलग होता है। तो क्या होता है देखिए, मूलधन गुणे में r/100 यानी कि दर बटे में 100 का स्क्वायर, फिर एक अलग ब्रैकेट में 300 प्लस r बटे में क्या करना है, 100 कर देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। मूलधन कितना है, तो ये है 5,000, दर कितना है, तो ये है 12 यानी कि 12 बटे में 100 गुणे में 12 बटे में 100, और फिर यहाँ पे कितना है 300 प्लस r यानी कि 312 गुणे में हो जाएगा 312 और बटे में 100, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हुआ। 5 × 12 × 12 × 312 डिवाइडेड बाई कितना है, तो डिवाइडेड बाई है 1000 में बचा है, ठीक है। अब इन पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 224640 डिवाइडेड बाई 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और डेसिमल के बाद आपका 2 अंक पे लग जाएगा। तो 2 अंक के बाद क्या होगा, आपका डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 224.64 जो है ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 224.64। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक तार को मोड़ करके जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगर उसी तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आइए देख लेते हैं कैसे करना है। एक तार था, उसको मोड़ करके क्या किया गया, वर्ग बनाया गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ रहा है 484 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए वर्ग की भुजा कितनी है। वर्ग की भुजा हमने मान लिया a है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, तो 484 के बराबर है। यहाँ से आप निकाल लीजिए a की वैल्यू कितना आ जाएगा, √ में 484, यानी कि जो वर्ग की भुजा है वो आ गई 22 सेंटीमीटर के बराबर। ओके, तो वर्ग की भुजा कितने के बराबर आ गई, 22 सेंटीमीटर के। अब देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा तुरंत। देखिए आपसे बोला गया था कि एक ही तार को मोड़ करके वर्ग बनाया गया और उसी तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया गया, तो जो दोनों का परिमाप होगा वो समान होगा। इसी तार है, इसी तार को मोड़ करके वर्ग बनाया जा रहा है और इसी तार को मोड़ करके वृत्त बनाया जा रहा है, तो दोनों का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, दोनों का परिमाप समान होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये होता है 4 गुणे में भुजा यानी कि 4 गुणे में 22, कितना आ गया 4 × 22, ठीक है।
और वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 पाई आर क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है। इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है, बराबर कर देना है, ठीक है। तो आपका यहाँ से आर की वैल्यू निकल आएगी। आइए कर लेते हैं, देखिए क्या है, 4 गुणे में 22 ये आया था वर्ग का परिमाप, बराबर होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे में आर। यहाँ से देखिए 22 और 22 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करिए, 2 दूनी 4 और ये 7 का इधर गुणा कर लीजिए। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 गुणे में 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर जो है वो हो गई वृत्त की त्रिज्या। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए आपने वृत्त की त्रिज्या निकाल ली तो आपका आंसर तुरंत आ गया। बस आपको यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है कि किस तरह से हम लोग वृत्त की त्रिज्या को निकाल लें। और जैसे ही आपकी वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 14 इंटू में 14। ओके, इससे इसको कैंसिल करिए, 7 दूनी 14, 22 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 44। 44 गुणे में 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो ना कि एक तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया और उसी तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया गया, तो आपको बस यही चीज़ करना है कि दोनों का परिमाप बराबर करके जो चीज़ नहीं दिया है उस चीज़ को निकालना है, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ आपसे पूछा गया है उसको सॉल्व कर लेना है। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अगर उसकी त्रिज्या r है और उसकी त्रिज्या ऊंचाई l दी गई है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना होता है, पाई आर ब्रैकेट में l प्लस आर होता है, ठीक है। शंकु यानी कि कोण, इसका आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो ये क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में l प्लस आर, जहाँ पे r क्या है, तो r है त्रिज्या, l क्या है, तो l है स्लैंट हाइट। ओके, आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। नंबर 15 क्या है, यदि x का 15% बराबर है 1.2 के तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। x का 15% यानी कि x गुणे में 15/100 बराबर है किसके, तो ये बराबर है 1.2 के। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट हो गई है, 1.2 होगा, ठीक है। बस आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 1.2 इंटू में 100 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1.2 इंटू में 100 है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 120, डिवाइडेड बाई क्या है, तो डिवाइडेड बाई 15, कैंसिल कर लीजिए, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 8 और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो होप सो आप लोगों को ये टॉप 15 क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे, क्वेश्चन के लेवल काफ़ी अच्छे रखे गए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।